Hello everyone, I welcome you all to our career counseling webinar session. This one-on-one session is organized by Pakistan Pharmaceutical Students Federation as an award for the winners of the Pharma Ninja 2021 competition. Congratulations Ninjas on your win. Today, me, Farah Faz, Pharmacy Education Coordinator of PPHSF, will be moderating this session. Career counseling events are meant to mentor us about career paths and help us understand the career options that we have and how to pursue them. It makes us aware of our strengths and weaknesses and let us know what career will be best suited for us, along with discussing the obstacles that we may face along the way. It makes a transition from one field to a different one a non-stressful event and helps give the desired confidence to change domains with the help of an experienced mentor. Gracing today's event as our keynote speaker, we have Dr. Muhammad Ali Qazi with us. Dr. earned his PhD Pharmaceutics from the University of Karachi, Pakistan. He is serving as a senior lecturer at Jinnah College of Pharmacy, Suhail University, Karachi. He also served as a community retail pharmacist, quality control analyst, clinical researcher, research scholar at Intensive Care Unit PIMS, and trainee pharmacist at Combined Military Hospital CMH Rawalpindi. Without any further ado, I will have the privilege to welcome him to this session. Doctor, the floor is yours. Thank you. थैंक यू सो मच परवा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों ने एक बड़ा ही इनोवेटिव किस्म का ये एक क्विज था और एक इनिशिएटिव था इसका फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स का। तो इससे बेसिकली आपके डेफिनेटली नॉलेज भी अपग्रेड हुआ होगा, स्किल्स भी डेफिनेटली आपके अपग्रेड होते हैं बिकॉज फ्यूचर में हम चूंकि कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो चीज आपने ये जो कंपटीशन दिया ये कहाँ आपको हेल्प आउट आगे हो सकता है या फर्दर ऐसे सिनेरियोज का सामना आपको हो सकता है, तो वो हम जो है इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग की तो कैरियर काउंसलिंग जो है उसके अंदर सबसे पहले तो जरूरी चीज ये होती है कि आपको अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसका पता होना चाहिए। लाइक माशाल्लाह आप लोग 4th ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो 4th ईयर फाइनल ईयर तक आते हुए आपको डेफिनेटली अपनी डिग्री के हवाले से अपने जो है वो क्या है फील्ड के हवाले से काफी सारी चीजें पता चल चुकी होती हैं। बट एक बीइंग ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट था तो आई विल टेल यू दैट के प्रॉब्लम्स होती हैं। डेफिनेटली बंदा मतलब एक अजीब कंडीशन होती है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, मतलब ये काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ज़हन में आते हैं। और अनफॉर्चुनेट एक बात यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पब्लिक सेक्टर में तो बिल्कुल को पूछता ही नहीं है, सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट सेक्टर में फिर भी है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इस चीज को आगे मतलब आपको बताते हैं कि यस फील्ड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है इस तरह। और बाकी ये है कि आपको जब आप पढ़ते रहते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा जी ठीक है ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ 4th ईयर और फाइनल ईयर में, 4th ईयर के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कुछ फील्ड रेलेवेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहां से फिर थोड़ा सा हमें एक इनपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये फील्ड हमारी हैं। तो वन बाय वन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ फील्ड के हवाले से। उन रेलेवेंट फील्ड के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है और क्या उसके लिए फर्दर हम जो है वो चीजें करने की इस पर जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा हमारा जो फार्मेसी की अपॉर्चुनिटीज है फॉर्म डी डिग्री के बाद, फॉर्म डी के बाद खासतौर पे इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वो आ जाते हैं। नॉर्मली लोगों के जहन में ही आता है कि अच्छा इंडस्ट्री है वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में एक तो डिपार्टमेंट है जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से ये है कि वहां पर कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, चाहे वो सीरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, पैरेंटल्स हैं, वटएवर जो भी है, सबकी जगह पर प्रोडक्शन जो है वो होती है। अब प्रोडक्शन के हवाले से एक फार्मासिस्ट के पास जो नॉलेज है वो अपने फॉर्म डी के दौर में वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ता है, डोजेज फॉर्म पढ़ता है, वो उसके अलावा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी उसमें पढ़ा होता है, फिजिकल फार्मेसी पढ़ा होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट हेल्प आउट करते हैं आपको फर्दर आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज फार्मासिस्ट, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट जॉब करने के लिए। अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप जाते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज है आपके पास, आपको पता है इंडस्ट्रीज हमारे पास लोकल भी है, मल्टीनेशनल भी है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक्सपीरियंस मांगती हैं, लेकिन ये है कि जो लोकल कंपनी होती है वो फ्रेश लोगों को भी ले लेती हैं।
आपके पास ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ ना कराची के अंदर खासतौर पे मैंने चीज देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप करते हैं 4th ईयर के बाद 3rd ईयर के बाद इंडस्ट्री में। तो जब आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते हैं तो डेफिनेटली आप 3 या 4 महीनों में आप इंडस्ट्री से बिल्कुल एक वाकिफ हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है, नो हाउ आ जाती है कि इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, इस तरह। तो जब आप उस एक इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं और आप सेलेक्ट होते हैं बीइंग ए प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, तो आप बिल्कुल उसमें फ्रेश होते हैं। तो इंडस्ट्रीज नहीं है कि जो सीनियर लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो आपको ट्रेनिंग भी करवाते हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा नेक्स्ट आता है कि हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्वालिटी डिपार्टमेंट में हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की पोस्ट होती है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की पोस्ट होती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है और केमिस्ट होता है। तो जहां तक बात फार्मासिस्ट की करें तो वो चारों पोस्ट पे काम कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के लिए, एश्योरेंस के लिए आप लोग क्वालिटी कंट्रोल का सब्जेक्ट पढ़ते हैं 4th ईयर में। एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, हर चीज आप वहां पढ़कर जाते हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में आप जब उसकी स्पेसिफिकेशंस को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि भाई ये जो इंडस्ट्री है, आया ये यूएसटी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के तहत मेडिसिन बना रही है या ब्रिटिश फार्माकोपिया की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बना रही है। तो जो भी होगा गाइडलाइंस आर हेयर फॉर यू, सारी मतलब स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस सब कुछ आपके पास है। क्वालिटी कंट्रोल के जो टेस्ट हैं, चाहे वो टैबलेट्स के हों, सीरप्स के हों, पैरेंटल्स के हों, वट वो सब आप लोग पढ़ के गए होते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस कि आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर वो जो है वो चीजें आपकी और बेहतर होती जाती हैं। विद टाइम नॉलेज और स्किल आपका एनहांस होता रहता है। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी की जहां मैंने बात की, तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग बेसिक तो पढ़कर जाते हैं डेफिनेटली, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी हमारी होती है। लेकिन जो लोग आगे एमफिल वगैरह परस्यू करते हैं तो एमफिल फार्मास्यूटिक्स में खास तौर पे हम माइक्रोबायोलॉजी को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली a pharmacist, he or she who is doing MPhil in pharmaceutics, वो डेफिनेटली एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी सर्व कर सकता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्री में वेयर हाउस। वेयर हाउस बेसिकली हम कहते हैं कि स्टोरेज, यानी कि वंस आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुकी है और वो अब आगे मार्केट होने जा रही है, मार्केट में जा रही है, तो उसमें क्या है कि वो वेयर हाउस एक होता है जिसके अंदर सारी स्टोरेज जो है वो की जाती है मेडिसिन की। वेयर हाउस में न सिर्फ स्टोरेज होती है फाइनल प्रोडक्ट की, बल्कि रॉ मटेरियल की भी जो है वहाँ पे स्टोरेज की जाती है। तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट जो है वो अपना एज ए वेयर हाउस फार्मासिस्ट अपनी जो है वो खिदमत अंजाम देता है। क्योंकि आप देखेंगे जो स्टोरेज कंडीशंस होती हैं वो भी यूएसपी के अंदर, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर, इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज कंडीशन, उसकी स्पेसिफिकेशन, वो सारी चीजें जो है वो दी जाती हैं ताकि, और उनको फॉलो किया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड ना हो, उसमें कोई जो है वो इश्यूज ना आए और उसको जो है ना वो सेफ एंड इफेक्टिव उसका यूज जो है वो बरकरार रहे। इसके अलावा आता है R&D का डिपार्टमेंट है। R&D का डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये होता है हमारे पास कि आपके पास जितनी भी कोई नई प्रोडक्ट होती है, जैसे आजकल हमने ये सुना रिसेंटली, अभी आपने 1.5 साल में सुना जी कोविड वैक्सीन बन रही है, ठीक है। तो कोविड वैक्सीन जो बेसिकली है वो कौन लोग बनाते हैं? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले बना रहे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, पूरी टीम होती है जो चीज के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास एनिमल स्टडीज हो रही होती हैं, डिफरेंट उसके जो मतलब प्री फार्मुलेशन स्टडीज होती हैं, वो सारी चीज उसके ऊपर की जा रही होती है। तो मतलब बिल्कुल एक ऐसा डिपार्टमेंट है ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। देन कम्स ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। ठीक, रेगुलेटरी अफेयर्स जो है ना ये एक नई फील्ड है। मतलब हमारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप का नाम आपने सुना होगा। ड्रैप जो है बेसिकली 2012 में बनी थी, 2012 में। तो उसके बाद से फिर एक रेगुलेटरी का इदारा इन्होंने जारी किया। हर कंपनी में एक रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर होता है जो बेसिकली ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रिलेशन में रहता है, और जो भी यानी कि आप कह लें कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती है, इक्विपमेंट होता है, जो भी इसकी पैकेजिंग मटेरियल है, वट एवर जो भी है, वो सारा एक डोजियर बनाते हैं, एक बाकायदा तौर पर फाइल तैयार करते हैं हर प्रोडक्ट की। तो वो वहां से ड्रैप से उसकी मंजूरी होती है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ये मस्ट है।
तो जब से ड्रैप बना है तब से ये रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब और रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिस, ये काफी मतलब हर इंडस्ट्री में ये चीज भी एक आ चुकी है। तो वो फार्मासिस्ट जो मतलब आप कह लें कि जरा लॉ में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कानून वगैरह में, कवानीन वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो वो एज ए रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन वाया लॉज। डिफरेंट हमारे ड्रग लॉज हैं, तो ड्रग लॉज वगैरह भी सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं इसमें फॉरेंसिक फार्मेसी में फाइनल ईयर में। तो वही सारे लॉज और वही सारे फॉर्म, फॉर्म 9, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और ये जितने भी यानी कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस 1996 का ड्रग लॉ, उसके अलावा हमारे पास जितने ये लॉज के अंदर हमारे पास ड्रैप एक्ट है 2012, ये सारी चीजें इसके अंदर फॉलो हो रही होती हैं। देन आता है इंडस्ट्री का बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट। आपका जो मार्केटिंग एंड सेल्स होता है ना, ये किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होता है एक हिसाब से, क्योंकि वंस अब आपका प्रोडक्ट बन गया, अब आप उसको मार्केट कर रहे हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट क्या है आपका, या प्रोडक्ट ये किस कंपनी का है। तो डेफिनेटली उसमें मार्केटिंग और सेल्स का बहुत ज्यादा किरदार होता है। तो मार्केटिंग और सेल्स आप लोग फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग आप पढ़ते हैं, बड़ी बेसिक लेवल पे हम लोग तो पढ़ते हैं कि हाँ ये जब मार्केटिंग जा रहे हैं, आप सेल्स में जा रहे हैं, तो आप एमडी के बाद एमबीए कर लें। तो उसमें ये होता है कि आप एमबीए मार्केटिंग कर लें, एमबीए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कर लें, तो आप जो है ना वो मतलब एक अच्छे कैरियर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात होती है इस इंडस्ट्री की जितनी भी फील्ड मैंने बयान की, इसमें जो मतलब लोगों का सवाल होता है, खासतौर पर पेरेंट्स का सवाल होता है, यहाँ ग्रेजुएट्स का भी होता है कि सर पैसे किसमें ज्यादा मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए पैसे जो है ना वो तो ग्रेजुअली आते हैं, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं। ऑल इट मैटर्स इज योर एटीट्यूड, आपकी प्रैक्टिस और आपका जो है ना वो नॉलेज और स्किल और आपका कम्युनिकेशन स्किल खासतौर पे, ये सब चीजें मैटर करती है। आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए। डेफिनेटली फिर आप किसी भी फील्ड में चले जाना तो वो जो है वो सिलसिला आपका बेहतर हो जाता है। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की जात देती है, बस ये कि हमें मेहनत करने की और कोशिश करने की जरूरत है। तो मार्केटिंग और सेल्स जो है वो इंडस्ट्री में एक मतलब आप कह लें कि जरा लुक्रेटिव जॉब है, यानी कि आप पूरा मुल्क भी फिरते हैं इसमें फॉर सेक ऑफ मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, CME कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत सारे जो है इसमें वो सिलसिले होते हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में तो ये जो आपने देखा होगा जो कॉमन टर्म यूज होती है मेडिकल रैप की, फलाना तो मेडिकल रैप है, फलाना टेरिटरी मैनेजर है, तो बेसिकली दे आर डूइंग दैट जॉब। तो वो टेरिटरी मैनेजर से स्टार्ट होते हैं, फिर एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, मतलब सीनियर पोस्टों पे जाते 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 वो रीजन लेवल तक, कंट्री लेवल तक पहुंच जाते हैं। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी फील्ड है, बड़ी इमर्जिंग एक हमारी फील्ड है, दैट इज कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी आजकल जो है ना बड़ी ही एक आम जो है वो एक फील्ड है, और पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो ये बहुत ज्यादा इमर्ज हो चुकी है। लाइक अगर मैं बात करूं कराची की, और इसी तरह इस्लामाबाद की, लाहौर की, फैसलाबाद, रावलपिंडी और पिशावर, और ये जो बड़े मैंने 5-7 शहरों के नाम लिए हैं, यहाँ पे जो है ना कम्युनिटी फार्मेसी के सेटअप बहुत ज्यादा बन चुके हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी बेसिक है क्या, आप लोगों ने थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है। तो बेसिकली कैसा सेटअप कि जहाँ पे ड्रग और ड्रग्स की और सर्जिकल आइटम्स की सेल परचेज हो रही हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन एंड द प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट, तो उसको हम बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। तो बहुत सारे फेमस नाम है हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के। अगर आप बाहर निकले बाजार में, कराची की अगर हम बात करें तवागो है, अहद फार्मेसी है, इसी तरह लाहौर की अगर हम बात करें क्लिनिक है, सर्वेड है, और इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे इस्लामाबाद में शाहीन है, और उसके अलावा डी वॉटसन फार्मेसी। तो ये मतलब फेमस जो है वो कम्युनिटी सेटअप जो है चेन ऑफ फार्मेसी यू नो। तो इसके अंदर ये थी कि आप एज ए रिटेल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, कि जस्ट यू वर्क एज ए रिटेल फार्मासिस्ट, जस्ट आप सेल परचेज को जो है वो आप डील करें। आप एज ए डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट ये होता है कि जो बेसिकली डिस्पेंसिंग आइटम्स बना रहा होता है, बहुत सारे जो है ना वो डिस्पेंस्ड आइटम्स होते हैं, वो कुछ परसेंटेज स्टीरॉइड की, कुछ परसेंटेज पेन किलर की, कुछ परसेंटेज एंटी इंफ्लेमेटरी की मिक्सअप करके एक डिस्पेंस करके जो है वो एक चीज बनाकर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, इस तरह करके। तो एज ए डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के वहां पर आप प्रिस्क्रिप्शन डीलिंग कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज द मेन थीम ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। और कम्युनिटी फार्मेसी को जहां तक मैं एक अगर मैं कहूँ, हमारे एक सीनियर थे वो कहा करते थे कि दैट इज एक्चुअली द फेस ऑफ फार्मेसी।
कि कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा मतलब हमारे कह लें कि एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो कि बेसिकली फेस ऑफ फार्मेसी है, कम्युनिटी सॉरी फेस ऑफ फार्मेसी। इस तरह कि देखिए इंडस्ट्री की जो ऊपर मैंने आपको जितने भी जॉब्स बताए ना, आपको मैंने डिपार्टमेंट्स बताए, उसके अंदर सिवाय मार्केटिंग और सेल्स के बाकी किसी में आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है। ठीक है, इसी अच्छा मार्केटिंग सेल्स में पब्लिक डीलिंग थोड़ी है, वो तो आपने डॉक्टर्स के साथ डील करना होता है, डॉक्टर्स के साथ ज्यादातर आपकी वन ऑन वन मीटिंग्स होती हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से। इस तरह कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है, आपके पास जो है ना पब्लिक डीलिंग आपकी होती है। तो द पब्लिक केम टू नो, पब्लिक अवेयर होती है इस चीज से कि यस फार्मेसी इज समथिंग, फार्मेसी इज समथिंग। तो पब्लिक को अवेयरनेस जो है फार्मेसिस्ट के थ्रू मिलती है। देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान के हर कोने में, हर नुक्कड़ में, हर चौक में फार्मेसीज बनी हुई है। तो अगर हर फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट खड़ा होगा तो लोगों को डेफिनेटली अवेयरनेस होगी कि हाँ यार फार्मेसी भी कोई फील्ड है, फार्मासिस्ट भी जो है वो डेफिनेटली कोई मतलब एक मेडिकल प्रोफेशनल है। क्योंकि देखें आप फार्मासिस्ट जो है कस्टोडियन ऑफ ड्रग होने के नाते से एक अच्छी जो है वो ड्रग के हवाले से काउंसलिंग कर सकता है। आप प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे, प्रेस्क्रिप्शन देखकर आप ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से बात कर सकते हैं, आप सेफ एंड इफेक्टिव रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स के हवाले से बात कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि जी उनकी लैब इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद आप ये उन्हें बता सकते हैं कि जी आपको जो डोज दी गई है वो डॉक्टर ने या तो ज्यादा दे दी है या कम दे दी है। ठीक है, पेशेंट से आप मतलब ड्रग्स के हवाले से जो है वो एक फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को कम्युनिकेट और काउंसिल कर सकता है। और फार्मासिस्ट इसी का पूरा अहल होता है। क्यों? आपने कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ी है, आपने हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ी है, आपने क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ी है। आप लोग 2 साल फार्माकोलॉजी पढ़ के आते हैं, 2 साल आप क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ में आपने ड्रग लॉज भी पढ़े होते हैं, और उसके साथ साथ बाकी मल्टीपल जितने भी आपके जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सारी चीजें मैं पढ़। तो मतलब एक ऐसा एक मजमुआ फार्मासिस्ट जो है ना एक होता है, हर इस नॉलेज के हवाले से आपको हर सब्जेक्ट का मजमुआ होता है। तो वही बात आती है कि जब आप फील्ड में आते हैं तो विद टाइम आपके जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आपका स्किल और नॉलेज एनहांस होता रहता है। अब कम्युनिटी फार्मेसी के लिए पाकिस्तान में तो एज सच कोई हमें अपग्रेड नॉलेज करने की जरूरत है, ऐसे मतलब कहते हैं कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनना है तो क्या हमें कोई आगे डिप्लोमा करने की जरूरत है या कुछ इस तरह। आई डोंट थिंक ऐसा कोई जरूरत है आपको। ठीक है, व्हाट इज नेसेसरी इज दैट कि आपका जो फार्माकोलॉजी का, आपका क्लिनिकल फार्मेसी का आपका जो नॉलेज है दैट शुड बी साउंड। आपको पता हो कि आपके सामने एक प्रेस्क्रिप्शन आई है और आप उसे देखें और देखते साथ ही आप पॉइंट आउट कर लें कि हाँ यार इस प्रेस्क्रिप्शन में कोई गड़बड़ है। ठीक है, वो गड़बड़ क्या हो सकती है, या तो डोज ज्यादा दी गई है, या डोज कम दी गई है, या ड्रग इंटरेक्शन आ रहा है, या उसकी जो है वो डोजेज इंटरवल का कोई इशू आ रहा है, इनअप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, डोज, मतलब इस तरह से ये सारी चीजें। तो जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप वहां पे पॉइंट आउट कर लेंगे कि हाँ जी ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए होता है कि मतलब टाइम टू टाइम अगेन आप डिफरेंट हमारे पास अब सॉफ्टवेयर भी है, मेडस्केप का सॉफ्टवेयर है, फार्मापीडिया है, स्टॉकलीज ड्रग इंटरेक्शन है, फिजिशियन डेस्क है, डिफरेंट हमारे पास हैंडबुक्स आती हैं फार्माकोथेरेपी के ऊपर। हमारे पास काफी सारी हैंडबुक्स, ऑक्सफोर्ड की हैंडबुक है, जॉन डिपीरो की हैंडबुक है फार्माकोथेरेपी की। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल मेडिसिन की और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो मतलब ये कि इनसे आप अपनी नॉलेज जो है वो आप करते रहें, साथ डिफरेंट मेडिसिन के जो ब्रोशर्स होते हैं उनको आप देखते रहें, तो डेफिनेटली आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड होता है। अब वो जो ब्रोशर होता है ना किसी भी मेडिसिन के अंदर, वो देखें एक बड़ा एक जबरदस्त पैकेज होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसकी केमिस्ट्री भी लिखी होती है, फार्मूला भी लिखा होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखा होता है, उसके थेरापेटिक इंडिकेशंस भी लिखे होते हैं, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, ड्रग फूड इंटरेक्शंस, काउंटर इंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस, एवरीथिंग इज देयर। इवन उसकी स्टोरेज और प्रिकॉशन सब कुछ लिखा होता है। तो वो अगर आप पैकेज, वो जो एक लीफलेट है, ब्रोशर है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से करें तो डेफिनेटली दैट वुड हेल्प। अच्छा, एक और मजे की चीज, मैं पॉइंट स्किप कर गया था, यही अभी ये जो पॉइंट मैंने बोला इसका आपको ब्रोशर का, तो ये ब्रोशर भी बेसिकली आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले बना रहे होते हैं। इंडस्ट्री में जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है ना, क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल वाले, ये लोग मिलकर इसको बना रहे होते हैं, और R&D वाले इसको फिर फाइनलाइज करते हैं, एंड देन ये आपके उसके अंदर जो भी पैकेजिंग होती है उसके अंदर जो वो मार्केट होता है। ये तो ये है कि मतलब कहने का मकसद ये है कि ये चीजें फिर आपको हेल्प आउट करती हैं, आपको नॉलेज एनहांस करने में उस चीज में। अच्छा, कम्युनिटी फार्मेसी अब एक और वजह से भी बड़ी जरूरी है। आप लोगों ने आजकल सुना होगा
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हवाले से आपने सुना होगा। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बेसिकली देखें किस वजह से होता है। इस वजह से होता है कि आप लोग जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, गला खराब हुआ, हल्का सा गले में दर्द हुआ, चलो जी एंटीबायोटिक ले लो। अब गला जो है खराब हो तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर होता है, बहुत कम हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली टाफियों की तरह बिल्कुल विदाउट एनी मतलब कोई घबराने की कोई परेशानी के हम जनाब लेते रहते हैं एंटीबायोटिक। तो वो क्या होता है, दैट विल लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जब एक फार्मासिस्ट खड़ा होगा, फार्मासिस्ट डेफिनेटली जब आपको काउंसिल करेगा तो वो लोगों को अवेयर कर सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से। वो एक ऐसी पोजीशन में होता है कि वो इन सारी चीजों के हवाले से पेशेंट को काउंसिल कर सकता है। तो ये एक आप कह लें कि कम्युनिटी फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जो है वो आगे मतलब एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारी खिदमात और बहुत सारा कुछ कर सकता है। फिर इस चीज का स्कोप इस तरह है कि अगर आप एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट रिटेल फार्मासिस्ट आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न बिजनेस आल्सो। आप बिजनेस को भी सीखते हैं, कैसे आपने कितनी मेडिसिन आपने परचेज की, कितनी मेडिसिन आपने सेल की, कितने परसेंटेज पे। तो बहुत सारी फार्मेसीज होती है ना, वो गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के टेंडर भी कर रहे होते हैं। टेंडर बेसिकली क्या होता है कि मतलब लाइक कोई एक सरकारी अस्पताल है, वो जनाब किसी भी एक प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट फार्मेसी से मेडिसिन लेता है, तो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो बेसिकली दिस इज सॉर्ट ऑफ एक बिजनेस होता है कि हाँ जी इतने परसेंटेज में हम आपको मेडिसिन देंगे। तो उसमें क्या होता है कि फिर ऐसे फार्मर जो कि बेसिकली आगे एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे होते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, एज ए कम्युनिटी फार्मेसिस्ट जॉब करते हुए 2-3 साल एक्सपीरियंस लेकर वो साथ साथ अपना बिजनेस भी सीख जाते हैं। तो वो बिजनेस सीखने के बाद वो अपना फिर सेटअप लगा सकते हैं। और एक फार्मासिस्ट के पास क्योंकि अपना रजिस्ट्रेशन एक कैटेगरी होती है, अपना वो लाइसेंस ले सकता है, अपना वो कारोबार शुरू कर सकता है। तो वो फार्मेसी तब स्मॉल स्केल फार्मेसी भी हो सकती है, छोटा मेडिकल स्टोर भी हो सकता है। वो बड़े हाउस पे बड़े मतलब उस पे किसी वेयर हाउस को भी वो ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को भी खरीद सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि अगर कोई कारोबार भी करना चाह रहा है तो वो यहाँ से सीख कर आगे कारोबार की तरफ भी वो जा सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी हमारे पास आ जाती है। हॉस्पिटल फार्मेसी में हमारे पास हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है जो कि बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के तौर पे काम करता है। इसमें होता है कि सेल परचेज और मेडिसिन के हवाले से बात होती है। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी। हर हॉस्पिटल के अंदर, हर बड़ा जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर एक फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी होती है जिसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, 2-4 सर्जन जो है वो उसमें होते हैं। मतलब एक टीम होती है बेसिकली विच एक्चुअली वर्क्स ऑन हॉस्पिटल फार्मुलरी। हॉस्पिटल फार्मुलरी एक ऐसी मतलब आप कहने की लिस्ट होती है जिसके अंदर जो है वो सारी ड्रग्स लिखी हुई होती है कि जो उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। अब उस लिस्ट को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अस्पताल कितना बड़ा है, क्योंकि जो ड्रग्स की लिस्ट होती है वो कैटेगरी वाइज, स्पेशलिटी वाइज होती है, क्लासिफिकेशन वाइज होती है। तो डेफिनेटली यू विल केम टू नो कि खैर ये क्लास इसमें ये चीजें, तो आपको अंदाजा हो जाता है। तो वहां पे भी फार्मासिस्ट जो अपना किरदार अदा करता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी जो है या क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है ये हमारी इमर्जिंग फील्ड है। बड़े अस्पतालों में तो ये काम शुरू हो चुका है। मैंने खुद एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज ए क्लिनिकल रिसर्चर काम किया है वेरियस हॉस्पिटल में एंड करंटली आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं अभी भी कर रहा हूँ यहाँ कराची में कुछ हॉस्पिटल के अंदर काम अपने रिसर्च वर्क के हवाले से हम काम कर रहे हैं। तो क्लिनिकल फार्मेसी जो है दैट इज एक्चुअली बीइंग इमर्ज हो रही है। और इसके साथ साथ फिर आता है कि हमारे पास ओपीडी फार्मासिस्ट। ओपीडी फार्मासिस्ट एक्चुअली हमारे होते हैं सरकारी अस्पतालों में, नॉर्मली हम देखते हैं उसमें ये होता है कि डिफरेंट जो है प्रेस्क्रिप्शन आती हैं आपके पास। एक सेंट्रल फार्मेसी होती है जहाँ से पेशेंट्स आके अपनी मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो वहां पर यह है कि आप एज ए फार्मासिस्ट ड्रग इंफेक्शन को चेक कर सकते हैं, पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं कि किस तरह दवा लेनी है, कब लेनी है, और ये सारा कुछ बता सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बड़े अस्पतालों के अंदर रेडियो एंड ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट। जहाँ पे कैंसर का इलाज हो रहा हो जिन अस्पतालों में, वहां पर रेडियो और ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट होता है जो बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल करते हैं। तो ये चंद बड़े अस्पतालों में ये चीज है एंड दे आर डूइंग इट। मैंने जब इंटर्नशिप की थी मुझे याद है उस वक्त ये था कि सीएमएच के अंदर कीमो स्टोर रेडियो फार्मेसी भी थी। तो वहां पर भी है हमने 1 महीना लगाया था, वी हैंडल दी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बड़े अस्पतालों में ये चीज हो रही है, जहाँ पे कैंसर का इलाज हो रहा है ना वहां पर ये पोस्ट अवेलेबल है। बट उस स्कोप वो स्कोप नहीं है जो होना चाहिए, बट ये है कि अब बेहतरी आ रही है। इसके अलावा जहाँ तक बात होती है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट या इसमें एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ
आप लोगों ने सुना होगा एक डिपार्टमेंट हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस का, तो लोग इसमें एमफिल कर रहे हैं, एमफिल फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आगे लोग पीएचडी भी कर रहे हैं। ये एक नया फील्ड है। तो बेसिकली अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाह रहे हैं एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो आप बेसिकली फार्मेसी प्रैक्टिस को आप आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे डिप्लोमाज और सर्टिफिकेशन और प्रोग्राम्स हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा इतना वो नहीं है। फॉरेन कंट्री से ऐसा हो रहा है बाहर से। पाकिस्तान में ये कि एमफिल फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह आप कर लें तो आप एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज ए ओपीडी फार्मासिस्ट, एज ए क्लिनिकल रिसर्चर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि इमर्जिंग फील्ड है, अब बेहतरी आ रही है इसमें। काफी सारे लोग इससे मतलब वो एक आप कह लें कि जो एक फार्मेसी या फार्मासिस्ट है, जो पहले एक लोगों में इमेज बना हुआ था ना कि जी ये तो सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब लोग कम्युनिटी की तरफ भी आ रहे हैं, अब लोग हॉस्पिटल की तरफ भी आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल रिसर्चर की तरफ वो आ रहे हैं लोग। तो इसमें यह है कि हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ डिप्लोमाज होते हैं, और इसके अलावा जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस में एमफिल वगैरह है। इस तरह मतलब ये चीजें आप कर सकते हैं अपने नॉलेज को इनहांस करने के लिए, डिग्री इनहांस करने के लिए। एंड डेफिनेटली नॉलेज इनहांस होगा तो उसके साथ साथ जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के में ये होता है कि आपके स्किल्स भी जो है वो काफी सारे बढ़ जाते हैं। देन आता है कि हमारे पास एकेडमिक्स की जॉब्स है। पाकिस्तान में एकेडमिक्स का काफी सारा मतलब स्कोप है इस चीज के हवाले से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अब हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। तो एज ए एकेडमिक फार्मासिस्ट जो आप काफी सारा मतलब कर सकते हैं। मैं बीइंग एकेडमिक फार्मासिस्ट, बीइंग ए फैकल्टी मेंबर, इस चीज को मतलब बड़ा एक समझता हूँ कि ये एक अच्छा फील्ड है। एक अगर बंदा या बंदी अगर वो एक रिसर्च करना चाह रही है और अच्छी रिसर्च अगर वो करते हैं तो आई थिंक एकेडमिक्स इज वेरी गुड जॉब। टीचिंग हर कोई नहीं कर सकता, ये भी एक सच है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब फैकल्टी मेंबर बनूं या मैं एकेडमिक साइड पे आऊं, तो डेफिनेटली जब आप आते हैं तो विद टाइम आप जो है ना वो इसमें मतलब हमारे पास देखिए ना टीचिंग के हवाले से डिफरेंट सर्टिफिकेशन होते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, सारा कुछ है। तो डेफिनेटली उसके बाद आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। तो एकेडमिक्स में हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट होती है, डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है। ये बेसिकली रिसर्च के हवाले से काम कर रहे हैं। लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। मतलब ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके नंबर ऑफ एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स के ऊपर, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के ऊपर। जो प्रमोशन सिस्टम होता है, हायरार्की सिस्टम होता है, ये डेफिनेटली इन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा एकेडमिक्स में मैनेजमेंट जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं, यानी कि यू कैन बी रजिस्ट्रार ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। आप रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी भी उसके डायरेक्टर बन सकते हैं, डीन बन सकते हैं। ऑब्वियसली आप एकेडमिक्स में तो आप एचओडी भी बन सकते हैं। मतलब ये बेसिकली मैनेजमेंट जॉब्स है, ये भी आप ग्रैब कर सकते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि जी बीइंग ए फार्मासिस्ट हम भी ये चीज नहीं कर सकते। बल्कि इवन मजे की बात है, मजे की बात आपको बताऊं, मैं सोहेल यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे वाइस चांसलर हैं, ही इज ऑल्सो पीएचडी इन फिजिकल फार्मेसी फ्रॉम कनाडा। वो भी पीएचडी फार्मेसी उन्होंने किया हुआ है। एंड आई थिंक जो सिंध यूनिवर्सिटी है, आई थिंक डॉक्टर अब्दुल्ला दायो साहब, वो भी फार्मासिस्ट हैं, पीएचडी फार्मास्यूटिक्स हैं। आई नेवर मेट हिम, बट मैंने उनको एक दफा एक कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में मैंने उनका लेक्चर अटेंड किया था। एंड बस वही एक मेरी इंटरेक्शन उनके साथ थी। एंड रिसेंटली आई केम टू नो दैट ही इज एक्चुअली द वाइस चांसलर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवन ज्यादा अच्छा बता सकते हैं क्योंकि ये लोग सिंध यूनिवर्सिटी में हैं, बट जहाँ तक मैंने सुना था। आप तो मेरे ख्याल मोहम्मद अली कोटा साहब हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट, ओके ओके ओके। खैर, हैविंग सेड दैट, ये है कि मतलब आप बेसिकली मैनेजमेंट जॉब्स भी आप जो है वो कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। और इसके अलावा डिफरेंट यानी कि मतलब एकेडमिक्स से रिलेटेड जितनी भी यानी कि मतलब आपकी मैनेजमेंट जॉब्स हैं वो आप कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। अच्छा, इसके अलावा जी आपके पास एकेडमिक्स में हायर स्टडीज की ऑप्शंस में एमफिल है, एमएस है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक है। ये आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो तो ज्यादा की बात होती है, बिकॉज उसमें ये होता है कि फीस स्ट्रक्चर भी कम होता है, स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है, और बाद में फिर उस डिग्री की डेफिनेटली एक वर्थ होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
ये नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वर्थ नहीं होती, आई एम एक्चुअली ग्रेजुएट ऑफ बट ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी वर्थ होती है, लेकिन ये है कि उसमें चूंकि बहुत सारे लोग ना अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो डेफिनेटली नॉट एवरीवन इज अफोर्डिंग, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एनीवेज हमारे पास ये सारे ऑप्शन स्टडी के हवाले से आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास रेगुलेटरी की या गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ हमारे नंबर 1 है, हमारे पास ड्रैप का इदारा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे, एसोसिएट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह करके आपकी पोस्ट होती है। गवर्नमेंट जॉब है, डेफिनेटली ये वाया FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है ये आती है पोस्ट, और आप इस पर अप्लाई करते हैं, रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके अलावा आपका जो है वो क्या कहते हैं इंटरव्यू होता है, मेडिकल एंड सो ऑन, और फिर सिलेक्शन होती है। फिर कर लेंगे, PhD कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रमोशन ज्यादा जल्दी होंगी। इसके अलावा आती है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे पास एज ए फॉरेंसिक फार्मासिस्ट आप जा सकते हैं, एज ए फार्माकोलॉजिस्ट जा सकते हैं, एज ए एनालिस्ट जा सकते हैं। तो इसमें भी यानी कि बेसिकली फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले, फार्माकोलॉजी के बैकग्राउंड वाले ये जाता है। आपने MPhil किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जॉब ग्रैब करना ज्यादा ईजी होगी। और इसमें ये होता है कि इसमें वही सिनेरियो है कि MPhil होगा, PhD होगा तो वो ज्यादा जल्दी प्रमोशन होगी। इसका भी प्रोसीजर यही है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऐड देती है, वाया NTS, वाया FPSC, वाया PPSC, ये सारी चीजें होती है। देन आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं आपके पास, गवर्नमेंट जॉब है। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का आपने नाम सुना होगा, तो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स में आप एज एनालिस्ट हो, ये आप जाते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है और उसके बाद फिर फर्दर इसकी मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा वेरियस कुछ और हेल्थ सेक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है कि आप एज ए न्यूट्रिशन ऑफिसर आप काम कर सकते हैं, एज ए फूड इंस्पेक्टर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, मतलब हमारे पास वेरियस NGOs हैं जहाँ पे आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, जैसे कि WHO है आपके पास, ये यूनेस्को वगैरह है, डिफरेंट यानी कि इसके अलावा NGOs हैं, TB डॉट्स है और बहुत सारी NGOs हैं। तो इसमें आप एज ए फार्मासिस्ट, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास फॉरेन कंट्रीज की कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज में हमारे पास जो नंबर 1 स्कोप है वो तो ये कि लोग आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है पिछले 8-10 सालों से, वो ये कि लोग हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। HEC बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप देता है, लोग MPhil के लिए, PhD के लिए, पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं, ज्यादातर PhD और पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हैं लोग। तो इसमें फॉरेन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाइना, अमेरिका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर यू कैन गो। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, फुल ब्राइट है, एरास्मस मंडेस है, इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, टर्किश स्कॉलरशिप है, हंगेरियन स्कॉलरशिप है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। यू कैन गो टू HEC पेज, HEC हायर एजुकेशन कमीशन के पेज पर आप जाएं तो आप देखें आपको डिफरेंट जो है ना वो स्कॉलरशिप जो है वो मिलेंगी। इंटरनेशनल के हवाले से बात कर रहा हूँ, लोकल में भी आपको इंडिजिनस स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप लेकर लोग जो है ना बाहर कंट्रीज में जाते हैं हायर स्टडीज के हवाले से। जहां तक बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज की, मेरे बहुत सारे दोस्त और कोलीग्स जो हैं वो हमारे बाहर काम कर रहे हैं। वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड इज नॉर्वे राइट नाउ। वो नॉर्वे में इस वक्त एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट जॉब कर रहा है, और उसने वहां पर जाकर नॉर्वेन लैंग्वेज का टेस्ट पास किया, एक डिप्लोमा वहाँ पे किया नॉर्वे का ऑस्लो यूनिवर्सिटी से, और देन उसके बाद उसने जो है एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट वहाँ रजिस्टर्ड हुआ एंड ही इज डूइंग देयर जॉब। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मेरे कजन होते हैं, वो वहाँ पे एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, उन्हीं के वहाँ पर उन्होंने सर्टिफिकेशंस वगैरह ली, क्लिनिकल डिप्लोमा लिए, एंड इज डूइंग देयर एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो बाहर कंट्रीज में ये है कि आपके पास खासतौर पे गल्फ कंट्रीज जो है ना, जैसे साउदिया है, UAE है, और इसके अलावा कुवैत, कतर वगैरह, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इसके अंदर आपके पास रिटेल का और कम्युनिटी का बड़ा स्कोप है। बहुत सारे लोग जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। आपको अगर आपने नाम कभी सुने हो, एक टेस्ट होता है हाद का, हेल्थ एसोसिएशन ऑफ अबू धाबी, और एक होता है DHA, दुबई हेल्थ एसोसिएशन, फिर एक आता है टेस्ट ऑफ SLE का आता है, सऊदी लाइसेंस एग्जाम आता है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्स हैं जो लोग देकर बाहर आपके कम्युनिटी रिटेल फार्मासिस्ट काम करने जाते हैं। फिर अगर हम यूरोप साइड की और अमेरिका साइड की इसकी बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ना लोग जैसे PhD करने जाते हैं, रिसर्च के हवाले से वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनके पास आगे अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में वो जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में वो जॉब कर सकते हैं आगे। तो मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी ये सारे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है मोर और लेस ही पाकिस्तान की तरह है, बट डेफिनेटली जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, डेफिनेटली वहाँ पे सेटअप और वहाँ पे जो सिस्टम है
वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा। तो ये है कि फॉरेन कंट्रीज की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी और बहुत सारे हमारे साथ के लोग भी प्रेफर करते हैं लोग बाहर जाने को। लेकिन मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आई वुड प्रेफर पाकिस्तान। टू बी ऑनेस्ट, आई वुड प्रेफर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान को प्रेफर करने का जो एक रीज़न है वो ये है कि मतलब हमने एक चीज़ यहाँ हमने मेहनत की है, तो क्यों ना हम अपने मुल्क को जो है रिटर्न हम कुछ फायदा दें। और अब जबकि फार्मेसी फील्ड और इसका लोगों में भी अवेयरनेस बहुत हो चुकी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी अवेयरनेस आ रही है, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज जॉब स्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा है, तो क्यों ना फिर हम यहीं पर इसको जो है और बेहतरी की तरफ हम लेकर चलें। अच्छा, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस जॉब्स मतलब ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। मतलब आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान कस्टम का जॉब, आप लोगों ने सुना होगा कस्टम, तो कस्टम्स में जॉब्स आती हैं डिफरेंट, तो वो ग्रेजुएट मांगते हैं बेसिकली, तो आप एज ए फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आईबी की जॉब्स आती हैं, एफआईए की जॉब्स आती हैं, इसके अलावा आपके पास फिशरीज की डिपार्टमेंट की जॉब्स आती हैं। तो डिफरेंट यानी कि ये मिसलेनियस जो है हमारे पास जॉब्स आती हैं, तो इसमें भी आप जो है ना एज ए फार्मासिस्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज है, मेरा एक स्टूडेंट पिछले दिनों मेरे से पूछ रहा था, सर मैं सीएसएस कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आप एज ए फार्मासिस्ट, क्योंकि सीएसएस में ग्रेजुएशन मस्ट होती है, तो आप ग्रेजुएट हैं एंड यू कैन गो फॉर सीएसएस। बल्कि हमारे एक सीनियर थे, एक्चुअली ही वाज वे सीनियर देन मी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ही वाज इन 10th सेमेस्टर, तो वो माशाल्लाह ही इज राइट नाउ आई थिंक एसएसपी और एसपी, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने सीएसएस क्लियर किया था। तो ये है कि आप ये भी कर सकते हैं। एक और हमारे सीनियर थे, आई जस्ट हर्ड अबाउट हिम, नॉट कंफर्म, बट आई केम टू नो कि वो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, और वो इस वक्त किसी अफ्रीकन कंट्री में आई थिंक कोई एज ए फॉरेन डेलीगेट के तौर पे वहां पे वो काम कर रहे हैं कि ही इज एन ऑफिसर ऑफ 19 ग्रेड आई थिंक। तो मतलब ये है कि आप सीएसएस भी कर सकते हैं, यानी कि एक मिसलेनियस जॉब की बात है। तो अब देखिए, कितनी भी चीज मैंने स्टार्ट इंडस्ट्री से लेकर एंड तक आपको बात की, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज है वो पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि अब आप लोगों ने जो है ना मेहनत और कोशिश करनी है। ठीक है, और मेहनत और कोशिश के साथ एक यही रखना है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग होगी, मुश्किल होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जिनको बड़ी अच्छी जॉब जो है बड़ा जल्दी मिल जाएगी, कुछ जो है वो स्ट्रगल करेंगे। तो ये देखें, ये एक नसीब किस्मत की बात है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि नसीब किस्मत के चक्कर में आप बैठे रहें, नहीं, मेहनत करना जरूरी है। और स्टार्टिंग में आपको थोड़े पैसे कम मिलेंगे, और बाद में जो है वो डेफिनेटली आहिस्ता 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 बेहतरी जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। इनकम के हवाले से भी, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से भी, आपके स्किल के हवाले से भी, नॉलेज भी, आपकी सारी बात एक जान पहचान भी बन जाती है, और डेफिनेटली वो जो है ना वो आपका एक सिस्टम ऐसा हो जाता है कि आप आगे से आगे आप बढ़ते रहते हैं। फिर अगर आप अपनी डिग्रीज भी अपग्रेड करते रहते हैं तो डेफिनेटली उस चीज का भी आपको जो है वो फायदा होता है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें, अब आप लोगों ने ये सारी चीजें सुन ली, अब आप अपना मुहासबा करें, देखें कि आप किस फील्ड में फिट हो सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बंदा है, वो बड़ा शाय है, नॉलेज वाइज बड़ा वो मतलब बड़ा बेहतरीन यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट वो शाय है, वो किसी के साथ बोलता नहीं है, एंटी सोशल टाइप है। वो मार्केटिंग की जॉब नहीं कर सकता, वो टीचर नहीं बन सकता। क्यों? वो तो शाय है, वो तो बोल ही नहीं सकता, वो बोलता ही नहीं है। तो जब एक शाय बंदे को आप कहेंगे भी आप मार्केटिंग जॉब ले लो, ही और शी कैन नॉट डू दैट। इसी तरह एक शाय बंदा है, उसको आप रोस्टर पे खड़ा कर दो कि यहाँ भी 100 बच्चों को लेक्चर दो, ठीक है, ही और शी कैन नॉट डू दैट। तो इसमें ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी देखें कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जरा बड़े वो मतलब ना लाइक जरा थोड़े से आप कह लें जरा दबंग किस्म के होते हैं, बहादुर होते हैं। आई थिंक ही और शी शुड गो फॉर ड्रग इंस्पेक्टर, कि वो एक ड्रग इंस्पेक्टर बने और पता बताएंगे नहीं जी कानून हम से करेंगे। तो हमारा कहने का मकसद है कि एक आपकी पर्सनैलिटी होती है, एक आपका अपना एक चॉइस भी होता है। उस चॉइस को, उस अपनी पर्सनैलिटी को, अपने हालात को, अपने पर्सपेक्टिव को, इन चीजों को देखते हुए जो है आप अपना फील्ड जो है वो चुने। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, आई स्टार्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। मैं एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मैंने काम स्टार्ट किया, देन मैं कम्युनिटी में आया, और उसके साथ साथ क्लिनिकल रिसर्चर फिर मैंने एमफिल स्टार्ट किया। तो देन आई सेड टू मी कि यार मैं चूंकि नॉलेज भी मेरा बेहतर है, सारा कुछ है, मैंने मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया और साथ ही मैंने टीचिंग के लिए कर दिया। तो
डिस्कशन भी हुई, अपने सीनियर से मशवरा किया, अपने पेरेंट्स से मशवरा किया। सबसे जरूरी बात ये थी अपने पेरेंट्स से मशवरा करें, क्योंकि वालिदैन से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं जानता। तो वालिदैन से पूछें कि जी ये ऑप्शन है मेरे पास, अब आप मुझे बताना क्या करूं। तो वो एक अच्छा सिंसियर मशवरा देंगे। वालिदैन से ज्यादा सिंसियर दुनिया में कोई नहीं होता, तो डेफिनेटली वो एक सिंसियर मशवरा आपको देंगे। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मशवरा दिया, बिकॉज माय बोथ पेरेंट्स आर आल्सो इन एजुकेशन, दोनों प्रोफेसर हैं। तो मुझे ये था कि यस आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड इट, और आज मेरा तकरीबन टीचिंग का एक्सपीरियंस इट्स बीन अराउंड अबाउट 6 इयर्स हो गए मुझे। तो डिफरेंट, यानी कि मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। 4th ईयर फाइनल ईयर को भी मैंने पढ़ाया है, मैंने 1st ईयर को भी पढ़ाया है। राइट नाउ मैं वैसे तो 3rd ईयर को भी पढ़ा रहा हूँ, 4th को भी पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स मैंने जो है वो टीच किए हैं। तो एक और चीज देखिए, मार्केटिंग की जॉब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो लड़कियों के लिए मार्केटिंग की जॉब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसकी रीजन ये होती है कि लड़कियों के लिए डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि लुक्रेटिव जॉब है, तीसरे डॉक्टर के पास, फिर जनाब कभी किसी कॉन्फ्रेंस पे इस्लामाबाद, कभी किसी कॉन्फ्रेंस पे कहीं, कभी कहीं कभी कहीं। तो एक फीमेल के लिए एक मुश्किल हो जाता है जॉब को लेकर। तो ज्यादातर मार्केटिंग सेल्स में आपको मेल जो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। फीमेल्स ज्यादातर आपको एकेडमिक साइड पे बहुत मिलेंगी यूनिवर्सिटीज में, और इसी तरह डिफरेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। हॉस्पिटल में भी इनका ट्रेंड बहुत ज्यादा आता जा रहा है। कम्युनिटी सेटअप्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड आता जा रहा है फीमेल फार्मासिस्ट का। तो इसके अलावा जो आपके पास इंडस्ट्री में भी हमें फीमेल फार्मासिस्ट जो मिलती हैं। मेल तो जो है ना वो मतलब उनकी मेजोरिटी चूंकि वैसे भी ज्यादा होती है, तो मार्केटिंग सेल्स में ज्यादा होते हैं, इंडस्ट्री में भी होते हैं। मेल का फिर ये होता है कि वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी तीसरी चौथी वो मूव करते रहते हैं, और दे कैन डू दैट इजीली। ये एक मतलब एक हमारे पाकिस्तान में एक चीज एक देखी जाती है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स के लिए स्कोप नहीं है, फीमेल्स का इक्वली उतना ही स्कोप है जितना मेल्स के लिए है। तो इट इज नॉट दैट कि मतलब कोई जो है ना वो आपको परेशान होने की जरूरत है, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और अनफॉर्चुनेट बात ये आती है पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ पे ना सिफारिश का बड़ा ट्रेंड है, सीधी सी बात है। उसमें ये होता है कि लाइक एक ऐसा होता है कि भाई मतलब आपने एक जॉब पे अप्लाई किया, अब आप क्या करेंगे, आप किसी अपने सीनियर को बोलेंगे कि आप उन्हें बोल रही है मेरी जॉब करवा दें, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि लाइक 5 कैंडिडेट बैठे हैं, तो एक आपने सिफारिश लगा ली और आप हो गए, बाकी 5 जो डिजर्विंग भी थे, शायद आपसे ज्यादा डिजर्विंग हो, इट कैन भी शायद आपसे ज्यादा डिजर्विंग हो, लेकिन वो इस चक्कर में बेचारे रहे। फिर वो 3-4 महीने 5 महीने फिर धक्के खाएंगे और आगे पीछे ये वो। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। आपको अपने नॉलेज और अपने स्किल की बेसिस पर और अपने एक लेकिन बाहर ये है कि रिस्क जो है, मैंने पहले ही शुरू में बात की कि अल्लाह ताला की तरफ आ देंगे, बेहतरी आती जाएगी इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कम्युनिटी फार्मेसी जो एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई करे हॉस्पिटल के लिए, तो उसका कम्युनिटी का एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा? वालेकुम सलाम। अच्छा ऐसा है, देखिए कम्युनिटी में ये होता है कि आपके पास देखिए कम्युनिटी फार्मेसी के तो में आप ना ड्रग इंटरेक्शन वगैरह चेक कर रहे होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन डीलिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगी। प्लस उसके बाद अगर आप एज ए कम्युनिटी फार्मेसी सेल परचेज में भी अगर आप इन्वॉल्व रहे हैं, और इसी तरह अगर आप डिस्पेंसिंग भी करते रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर एक नामवर कम्युनिटी फार्मेसी होगी तो उसका एक्सपीरियंस काउंट करेगा। क्योंकि आप इजीली हॉस्पिटल में जाकर आप बोल सकते हैं उनको कि जी मैंने कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो मैंने प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग भी की है, मैंने सेल परचेज भी हम लोगों ने की है, मैंने डिस्पेंसिंग भी की है। तो कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर जो भी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सारी की सारी हॉस्पिटल में भी फिट हो सकती है, सिवाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। क्योंकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो प्रोक्योरमेंट में भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, आइटम्स आप सेल परचेज कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि जब हम बात करते हैं डिस्पेंसिंग की, तो वार्ड के अंदर ये जो फौरन आप पैरेंटल जो है या टीपीएन वगैरह ऐसी चीजें आप डिस्पेंस करते हैं फौरन, वो भी आप कर सकते हैं। और जहां तक बात ओपीडी फार्मासिस्ट की होती है, तो ओपीडी फार्मासिस्ट भी प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग कर रहा होता है और कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग कर रहा होता है। तो यस, यू कैन गो फॉर दैट, बट
अगर जो इंटरव्यूअर है उसको अगर जॉब डिस्क्रिप्शन का पता है तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना उसको ही पता ही नहीं होता जॉब डिस्क्रिप्शन का कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसके क्या मतलब वहां पर ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और क्या वो हमारे हॉस्पिटल की मतलब इन ड्यूटीज और इन जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करता है कि नहीं करता। तो ये भी बड़ा एक इशू आ जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यूअर कि व्हाट इज हिज और हर परसेप्शन अबाउट दैट। Okay, sir, there's another question from Waza that what is the scope of MD after pharmacy? जी बेटे, एमडी वाला कहानी बस कहानी है, उसका कोई फायदा है सच नहीं है। बिकॉज उसकी रीजन भी आती है। एमडी बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। और फॉरेन कंट्रीज में चाइना है, रशिया है, बहुत सारी सेंट्रल एशिया की जो हमारी स्टेट्स हैं, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, यहाँ पे ये डिग्रीज हो रही हैं, लोग करते हैं एमडी। एमडी करके पाकिस्तान आएंगे, पीएमडीसी का पहले टेस्ट देते थे, अब पीएमसी का टेस्ट देंगे और इस तरह। तो वो मतलब हमने किसी को करते देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हमारे किसी कुलीग ने, हमारे किसी सीनियर ने, या हमने कुछ देखा हो कि हाँ जी ये फलाना बंदा जो है ना वो 5 साल फार्मेसी के लगाकर वो एमडी करने गए, ऐसा नहीं है। उसमें ये होता है कि व्हाट आई नो अबाउट दैट कि एमडी में ऐसा होता है कि आप यहाँ से फार्मेसी करके अगर आप जाते हैं तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फार्माकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इन चीजों को तो वेव ऑफ कर देंगे और बाकी सर्जरी के और ये वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे और सॉर्ट ऑफ इस तरह। लेकिन वो ये कि जब वो आप करके आएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं करके आता, कोई ट्रेंड ऐसा सच है नहीं। अगर आपको किसी का पता है तो आप उससे ज्यादा अच्छे से गाइडलाइन ले सकते हैं कि अगर कोई करके आया, मतलब मेरी नजर में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो फिर एक जैसे भी हो जाएगी, आप 5 साल ये लगा रहे हैं, आप 5 साल वो लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब 10 साल अपनी जिंदगी के इस चीज को ले लिए, बजाय उसके आप 5 साल ये लगाने के बाद आप एमफिल पीएचडी कर लें, आप पाकिस्तान में किसी कैरियर को परस्यू कर लें। आई थिंक दैट वुड बी बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर ऑप्शन। लेकिन ये कि मैं एमडी को मतलब जहाँ तक हमने सुनाया था, या एक हमारा जो एक इसके बारे में मेरी जो एक राय है वो ये कि दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। Sir, there is another question from Aima, like how can we play our part in research and development and what opportunities are provided for pharmacy graduates in R&D department? R&D डिपार्टमेंट में ये होता है कि बेसिक जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि इसमें नॉर्मली लोग जो है ना वो कोई भी यानी प्रोडक्ट उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी। लेट सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारी ये कोलीग थी, शी एक्चुअली वर्कड ऑन डोजेज फॉर्म कम्बिनेशन, एक कम्बिनेशन पर काम किया था। वो कम्बिनेशन क्या था, आई थिंक डिक्लोफेनाक सोडियम प्लस माइजोप्रोस्टोल। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो होता ये है कि कोई भी XYZ इंडस्ट्री है, उसकी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट टैबलेट फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अब वही इंडस्ट्री चाहती है कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैप्सूल फॉर्म में भी निकालें। क्यों? क्योंकि जो दूसरी इंडस्ट्री जो हमारी कंपेटिटर है, उस इंडस्ट्री ने कैप्सूल फॉर्म में ये प्रोडक्ट निकाला है और वो प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब कंपटीशन फॉर सेक ऑफ कंपटीशन, फिर ये अपने R&D डिपार्टमेंट को बोलते हैं जिसमें फार्मासिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट ये तीनों काम कर रहे होते हैं, और वो उनको बोला जाता है कि जी आप जो है वो प्रोडक्ट डेवलप करें, यही प्रोडक्ट जो हमारा टैबलेट है उसको कैप्सूल में करें। तो फिर उसमें ये होता है कि वो आप डोजेज फॉर्म चेंज करते हैं, कैप्सूल में उसको करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिक ये काम होता है, नॉर्मली ये काम हो रहा होता है। इसके अलावा ये होता है कि आप ब्रोशर्स की आप क्रेडिटेशन वगैरह कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी जो अपनी तरफ से लॉन्च करती है, कोई नया प्रोडक्ट जो है वो ये रजिस्टर करवाते हैं, कोई भी जेनेरिक रजिस्टर करवाते हैं और उसकी जो है वो किसी भी डोजेज फॉर्म में प्रोडक्शन करना जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि लाइक कोई भी XYZ जेनेरिक है जनाब, तो उसका जनाब इन्होंने टैबलेट भी बनाना है। अच्छा जी टैबलेट हम बना रहे हैं, ठीक है, अब हम इसका सिरप बनाएंगे, अब हम इसका कैप्सूल भी बनाएंगे, अब हम इसका पाउडर भी बनाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह कंपनी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। तो फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो है डेफिनेटली वो वहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ आगे फर्दर हायर स्टडीज भी परस्यू कर लेंगे, कोई भी रिसर्च डिग्री लाइक रिसर्च डिग्री फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स अगर करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि वो फार्मुलेशन और
प्री फार्मुलेशन और उससे रिलेटेड साइंस से रिलेटेड होता है तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो ये इसमें स्कोप काफ़ी है इसमें, मतलब नो डाउट। मतलब पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे नेशनल कंपनीज भी हैं, मल्टी नेशनल्स भी हैं। कराची के वाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें ये हाँ ये एक फैक्टर है कि पे पैकेजेस थोड़े से लो होते हैं स्टार्टिंग में, बट ये है कि दे गेट बेटर विद टाइम। Sir, there's another question from Aima that what is the emerging program and in which combination we should do MPhil, in which we will be provided greater opportunities for research? अच्छा, इसमें तो ये है बेटे, देखें कि फार्मेसी प्रैक्टिस जो है ना, ये बेसिकली एक इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान की, क्योंकि फार्मेसी प्रैक्टिस में एमफिल लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बाहर से फिर जो है ना पीएचडी करके आ रहे हैं क्लिनिकल फार्मेसी में या फार्मेसी प्रैक्टिस में ना। तो इसमें ये है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना, लाइक डिस्पेंसिंग फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, मार्केटिंग, फॉरेंसिक, ये सारे इसी फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा बायोस्टैट्स भी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर, ये सारे फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आ जाते हैं। तो फार्मेसी प्रैक्टिस में यह है कि एक इमर्जिंग फील्ड है। इसमें यह है कि अभी बहुत ज्यादा जो है ना लोग दरकार है पाकिस्तान को, मतलब यूनिवर्सिटीज में लाइक एमफिल फार्मेसी प्रैक्टिस की पोस्ट होती है, फिर पीएचडी फार्मेसी प्रैक्टिस बहुत कम है हमारे पास अभी पाकिस्तान में। तो लेकिन इसके अलावा ये होता है कि फिर मैं वही बात करूंगा कि इसमें भी पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें, जरूरी नहीं है। अब मेरा जैसे केमिस्ट्री पॉइंट जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। मुझे ऑप्शन मिली शुरू में कि मैं एमफिल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेरा एडमिशन हुआ, ऑप्शन थी मेरे पास इन गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो इंटरेस्ट आप अपना देखेंगे, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस या फार्मास्यूटिक्स, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके एमफिल पीएचडी आप कर सकते हैं बीइंग ए फार्मासिस्ट। तो लेकिन इमर्जिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो वो फार्मेसी प्रैक्टिस ही है, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ वर्क इन एवरी अदर फील्ड, यानी कि आप केमिस्ट्री, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सब पे बहुत ज्यादा काम अभी भी, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। तो इसमें वो चीज नहीं है, बस आप अपना एक वो देखें एंड दैट विल डू। Sir, there's another question. In forces, are there any opportunities for pharmacists like Navy, Army, Air Force? ओके, इसमें यह है कि नेवी ने तो बाकायदा पिछले साल 2 साल पहले भी और सब लाइक आई थिंक पिछले साल भी बिफोर कोविड इन्होंने सीट निकाली थी फार्मासिस्ट की। तो इन्होंने कुछ फार्मासिस्ट जो है वो अपने हायर किए हैं पाकिस्तान नेवी ने। लेकिन बाकी फोर्सेज में यह है कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स में वो ये है कि आप इनके जो, जैसे मैंने सीएमएच में मैंने आई वर्क देयर एज ए ट्रेनिंग फार्मासिस्ट एंड देन उसके बाद मैंने कुछ अर्सा एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब की थी। तो वो ये होता है कि वो प्राइवेटली रखते हैं, यानी कि होता है कि वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट आपको रख लेते हैं 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट पे वो एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आपको जॉब देते हैं। बट ये परमानेंट हायरिंग जो है वहां पर नहीं होती। लेकिन 2015 में गालबन या शायद उसके बाद एफपीएससी के थ्रू, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो कुछ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तैनात किए थे। तो उसके बाद से लेकिन सीट्स नहीं आई अभी तक। मतलब वो एक बार शुरू में आई थी पाकिस्तान आर्मी में, बिकॉज आई वर्क देयर एंड मैं वहाँ के जो परमानेंट फार्मासिस्ट थे वहाँ के, उनको मैं जानता हूँ, दे आर वर्किंग देयर, स्टिल दे आर वर्किंग देयर। तो वो ये है कि उसके बाद से फिलहाल कोई सीट्स नहीं आई। उसी तरह एयरफोर्स में भी ऐसा नहीं है, होनी चाहिए। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले तो उसको जरूर अवेल करें, जरूर ग्रैब करें, बिकॉज बड़ा अच्छा एक जॉब स्ट्रक्चर होता है और डेफिनेटली यूनिफॉर्म जॉब जो है वो, और खासतौर पर पाकिस्तान फोर्सेज की जॉब, इट्स प्राउड, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लाजमी अवेल करें। Okay, sir. There is one question from Evan that, sir, what is the growth rate at hospital side? अच्छा, हॉस्पिटल साइड पे ये कि ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूँ ना तो कोई इतना ज्यादा नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर इकोनॉमिक अगर मैं बात करूँ कि लाइक आप कह दी कि पैकेजेस हमारे बड़े अब्रप्टली जो है वो चेंज हो, ऐसा नहीं है, पैकेजेस थोड़े कम हैं। हाँ, हॉस्पिटल साइड पे ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन है वो इस तरह कि लाइक आप फार्मेसी प्रैक्टिस में एमफिल कर रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स में एमफिल कर रहे हैं, तो आप कोई हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी कर लें, ठीक है, हॉस्पिटल बेस्ड आप स्टडी कर लें तो वो डेफिनेटली वहां से आप डाटा ग्रैब करें, वहां पे आप रिसर्च करें अपनी
साथ साथ अपना पॉकेट मनी भी निकालते रहें। तब सैलरी के उसमें जनाब आप जो भी आपको 25-30 हजार 35,000 इतने मिल रहे हैं, वो आप सैलरी साथ साथ पॉकेट मनी और साथ अपने रिसर्च के हवाले से अपना जो है वो हॉस्पिटल बेस्ड जो स्टडी आप करते रहें तो ठीक है। या अदरवाइज अगर आप कहेंगे कि हम लॉन्ग टर्म काम करें, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म काम फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल साइड पे अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो देन तो वो ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है। आप 17 ग्रेड से स्टार्ट करेंगे एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज ए प्रोक्योरमेंट फार्मासिस्ट। पंजाब में तो बी ऑनेस्ट बड़ी सीट्स आई थी, पिछले 2 साल पहले 500 सीटें आई थी, 500 फार्मासिस्ट सिलेक्ट हुए थे। अभी ये सैटरडे को, ये लास्ट सैटरडे गुजरा है, इस सैटरडे को भी टेस्ट था 120 सीट्स के अगेंस्ट। तो वो ये होता है कि अगर तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अरे तो उसमें यह है कि वो वही बात आती है कि गवर्नमेंट में जिस तरह वो एक सैलरीज की इंक्रीमेंट और इंसेंटिव्स और ये और वो सारा सिलसिला होता है तब है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा कोई ग्रोथ रेट मैंने मतलब इस चीज को नोट नहीं किया। हाँ, ये है कि अगर आपकी वहाँ हॉस्पिटल के साथ अच्छी बन जाती है तो यू कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। आप हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ जा सकते हैं। ये लाइक आप एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और व्हाटएवर इस तरह आप चीजें कर लें तो है, मतलब इसमें फायदा है। Sir, another question. What are the opportunities provided by pharmacovigilance in Pakistan for pharmacists? अच्छा, फार्माकोविजिलेंस का ये है कि एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग जो है ना वो ड्रैप वाले ने तो स्टार्ट की है। अगर आप ड्रैप की वेबसाइट पे जाए ना तो वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सेंटर एक बना हुआ है, एक मतलब ऑप्शन एक बनी है, उस ऑप्शन पे क्लिक करें, नीचे डिफरेंट फार्मा कंपनीज के लिए ना वो फार्माकोविजिलेंस फॉर्म एक आ रहा है। तो वो तो मतलब कह लें कि उस हवाले से था। तो आप जब रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर होते हैं ना किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस पे फिर आप जो है ना वो मतलब कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस लेकिन एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग है, बेसिकली हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब एक मैं एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे ने एंटीबायोटिक लिया है और उसको कुछ साइड इफेक्ट आया है तो बहुत सारे लोगों को तो इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती कि व्हाट इज साइड इफेक्ट एंड व्हाट इज एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एक बंदा है, लेट सपोज उसने एंटीबायोटिक लिया है और उसको डायरिया हो गया है और साथ ही में उसको जो है वो क्या कहते हैं उसका मतलब लाइक मुंह सूख रहा है या उसको कोई जीआईटी इरिटेशन हो रही है, कुछ भी है, तो वो बस ये कहेगा बस ये दवाई की वजह से भी, बस ठीक है। बट वो उसको रिपोर्ट नहीं करेगा, वो उस डॉक्टर को बताएगा नहीं। he or she will never bother कि वो जनाब डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर अगर कोई डॉक्टर को बता भी देगा तो वो डॉक्टर भी बॉदर नहीं करेगा कि वो उस चीज को नोट करे और वो फिर रिपोर्ट करे हायर अथॉरिटीज को कि ये इस दवाई की आ रही है। तो बेसिकली इट्स एक वेल डिफाइंड सिस्टम इसके लिए चाहिए एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग के लिए। और इसके अंदर मतलब ये है कि प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च वर्क होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए और एक कलेक्टिव एक एफर्ट होना चाहिए। आप फार्माकोविजिलेंस पे आप रिसर्च वर्क तो कर सकते हैं, एमफिल पीएचडी का आप डाटा ग्रैब करें हॉस्पिटल से, कम्युनिटी से ग्रैब करें और जनाब आप जो है ना वो एक हेल्दी सा एक मतलब टॉपिक बनाकर उस पर एमफिल पीएचडी वगैरह आप अपना कर सकते हैं। बट वो सिर्फ आपके पर्सनल गेन के लिए है, उससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है वो मतलब हमें नजर नहीं आ रहा। तो पीपल आर डूइंग वर्क। मेरा खुद अपना एमफिल का काम रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के ऊपर था, मेरे 2 पब्लिकेशन भी मेरी हैं इस पे। तो लेकिन ये है कि उसकी मतलब हम फिर सुनते नहीं एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। अब मैंने अपने उस पेपर में एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का भी जिक्र किया था कि एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप होनी चाहिए। ठीक है, अब वो सिर्फ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए तक ही है, हो नहीं रही कहीं पे। ठीक है, तो इट्स मैटर ऑफ थिंग्स के ये गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज होनी चाहिए और फिर कलेक्टिव एक हमें जो है इस पे एफर्ट करने की जरूरत है। तो इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस का पाकिस्तान में सच मतलब हमने फिजिकली होते कोई चीज नहीं देखी। टू बी ऑनेस्ट ये इसमें यही बात है। सर मेरा क्वेश्चन है कि फार्मासिस्ट रोल एज अ पब्लिक हेल्थ। हाँ देखिए, पब्लिक हेल्थ में हमारे पास नॉर्मली तो ये देखें ना हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज आ जाती हैं। इसमें हमारे पास जो है ना पब्लिक हेल्थ में डिफरेंट ये जैसे हमारी मेडिकल कैंपेन्स चलती हैं, मेडिकल कैंपेन्स हमारी चल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे अभी ये रिसेंटली एमआर वैक्सीनेशन चल रही है। ठीक है, मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन है, कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से बात थी, पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से बात थी। तो एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट आप मतलब वही बात है आप काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा मैंने ये नहीं देखा कि फार्मासिस्ट स्पेशली इसमें कोई तैनात हो रहा हो। हाँ, आप अगर गवर्नमेंट सेटअप पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है, किसी बड़े अस्पताल में काम कर रहे हैं कि जहाँ पर अभी जैसे अब करंटली हम अगर मिसाल लें कि जैसे एमआर वैक्सीनेशन चल रही है, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन चल रही है, ठीक है, बच्चों को लग रही है वो, तो आप वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट
उन लोगों को आप गाइड कर सकते हैं कि हाँ जी बच्चों को मीजल्स के अगेंस्ट आप वैक्सीनेशन लगवाएं, रुबेला के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगवाएं, पोलियो के अगेंस्ट लगवाएं। तो पब्लिक हेल्थ में ये है कि आप गवर्नमेंट सेटअप पर ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप प्राइवेट हैं तो आप डेफिनेटली फिर आप ये डिफरेंट मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, लाइफ सेविंग कैंप्स लगते हैं, इनमें आप अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। कि मतलब लेट्स सपोज एक कैंप लगे जी डायबिटीज की, जनाब वो उसके लिए डायबिटीज अवेयरनेस के हवाले से लगा है कि जी शुगर और ब्लड प्रेशर की आगाही मुहिम चलाई। अब वहां पर जो चीज आ रहे हैं आप आपको जो है वो काउंसिल करें कि जी आपकी शुगर इतनी होनी चाहिए, आपने ये दवा इस तरह लेनी है, आपने ये चीज खानी है, आपने ये इस तरह से करना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, सारा कुछ। तो यस यू कैन डू इट। आप ये चीजें जो है वो बीइंग ए फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ में आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी अभी वो कह रहे हैं ना कि हम जो कोई ब्रॉडर स्कोप या कोई ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज या वो चीज हो, वो इतना ज्यादा नहीं है। अपने तौर पे कोई एफर्ट कर रही है कंपनी भी, अपने तौर पे कोई एफर्ट करता है तो वो है, अदरवाइज उसके जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है उसमें। Sir, there's another question that Aima is a fourth professional from Islamabad. Kindly guide about the internship, where she should do internship and in which section. ठीक है, आयमा कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रही हैं फोर्थ ईयर में? बिकॉज मेरा she's in Hamdard University, Islamabad. हमदर्द यूनिवर्सिटी, ओके ओके, हमदर्द यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि मेरा मैंफिल वहीं से रिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से, एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम लाहौर, तो ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद में ये कि देखिए बच्चे इस तरह है कि अपॉर्चुनिटीज ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी वहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है। वहाँ पे डिवॉर्सन है, शाहीन है, लतीफ है, नूर केमिस्ट है, ब्लू एरिया में 3-4 बड़े नामवर वहाँ पे जो है ना फार्मेसीज हैं। इसके अलावा अगर आप G6 वाली साइड पे, मेलोडी मार्केट वाली साइड पर आ जाए इस तरफ, इधर भी काफी सारे सेटअप है ना, सुपर मार्केट में चले जाए तो कम्युनिटी सेटअप भरे पड़े हैं। तो आप कोई भी वहाँ के जो लोकल आपके टीचर्स हैं, वहाँ पे 2-4 टीचर्स को मैं जानता भी हूँ, एक उमैर सलीम होते हैं, डॉक्टर इकबाल नसीरी साहब हैं, तो आप इनसे गाइडलाइंस ले, ये भी हमें बताएं कि हम कहाँ पर जो है ना वो करें। अच्छा, हमदर्द का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है, बट 2015 में मुझे था कि हमदर्द यूनिवर्सिटी का ना MOU था गालिबन पिम्स हॉस्पिटल के साथ। अब मुझे नहीं पता कि उसका स्टेटस क्या है, बट एट दैट टाइम आई एम श्योर उस वक्त उनका था, बिकॉज आई वाज देयर वर्किंग इन ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करता था। तो जब हम सेंट्रल फार्मेसी की तरफ में आता था तो वहाँ पर हमदर्द यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, यही मतलब फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के बच्चे जो है ना आकर वो बाकायदा तौर पे वहाँ पर मतलब उनके विजिट्स भी हो रहे होते थे और इंटर्नशिप भी वो कर रहे होते थे। तो इसके अलावा वहाँ पे आपको इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, इंडस्ट्री की ऑप्शंस इंटर्नशिप के हवाले से, मतलब इंडस्ट्रीज I9 इंडस्ट्री एरिया है, I10 है, रवात है। रवात तो खैर बहुत दूर हो जाता है, लेकिन ये है कि आपको हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब जो है वो मतलब I9 I10 ये फिर भी करीब है, काफी चर्चेदार से अगर हम बात करें तो काफी करीब है। तो इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, अली मेडिकल सेंटर है, मारूफ है। शिफा वाले तो इंटर्नशिप करवाते हैं। इसके अलावा आप CMH में जा सकते हैं, CMH रावलपिंडी आप जा सकते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप करें। एक अच्छी मतलब इन्वायरमेंट है वहाँ पे और काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, डेफिनेटली इट विल हेल्प। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में वहाँ पर और काफी सारे हैं, रिफा यूनिवर्सिटी के काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं। और इसके अलावा कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, बट दैट इज वे टू फार, वो बहुत दूर है वहाँ से। तो मतलब ये ऑप्शन है आपके पास, इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है। और लेकिन वही बात, आप अपना इंटरेस्ट पहले देखें कि किस चीज में आप जाना चाह रहे हैं, बिकॉज जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी फील्ड में, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो फिर उसी में करें जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। नॉट फॉर सेक ऑफ कि मुझे कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा या मतलब मुझे वो चीज हो जाएगी, वो चीज ना करें। आप देखें कि आपने जाना किस फील्ड की तरफ है, तो वो फिर उसमें ये होगा कि वो आप फिर आप दिल से उस चीज को करेंगे और आपको फिर उससे काफी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। सर हमदर्द का पहले MOU पिम्स के साथ था, पर जब से यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई है अब नहीं है, तो फिर इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर इंटर्नशिप अपने ओन पे करनी पड़ती है। ऑलराइट, अच्छा अभी हमदर्द से हैं? जी जी। और सर उमैर उन्होंने हमें कम्युनिटी भी पढ़ाई थी और अभी भी हमें हॉस्पिटल पढ़ा रहे हैं, और सर इकबाल जो है वो हमें इंडस्ट्रियल पढ़ा रहे हैं। हाँ, इकबाल साहब तो अभी पोस्ट डॉक करके आए हैं ना बाहर से। जी जी। उमैर मेरा मतलब मेरे साथ PhD में है कराची यूनिवर्सिटी में। सही,
ठीक है, दैट्स वेरी गुड। नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस्लामाबाद में, मतलब नो डाउट इस्लामाबाद में जो है ना काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस वही बात आती है कि कोई गाइड करने वाला प्रॉपर हो, और प्रॉपर जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर एक क्लिक मिल जाए कि हाँ जी ठीक है ये काम सही है, तो फिर Yes, तो sir. वही अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो ये चीज है। Yes, sir. There are no more questions from the participants. So, you I can have move a on to... Okay, you can ask. कि सर मुझे सजेस्ट करें, रिसेंटली मैंने यानी फाइनल ईयर कंप्लीट किया है, तो आई एम लुकिंग जॉब इन कम्युनिटी फार्मासिस्ट, बट कोई फिजिकल जॉब नहीं मिल रही सूटेबल, तो यानी इंडस्ट्री किस शहर में जी? लाहौर। लाहौर में? अच्छा। हाँ नहीं, लाहौर में ऑप्शन तो बहुत सारी है, क्लिनिक्स है, सर्वेड है, फजलदीन है, महमूद है, ग्रीन फार्मेसी है, बल्कि अब तो शायद गोरमे वालों की भी बन गई हैं 4-5 फार्मेसी। जी सर, ट्राई कर रही हूँ, उसका लेकिन हाँ उसका मोस्टली हर कैटेगरी होती है, तो विदाउट हाँ ये तो कैटेगरी। है। और हाँ ये बात तो है, देखिए कम्युनिटी फार्मेसी के लिए तो ये है ना कि कैटेगरी तो है, तो कैटेगरी तो आई डोंट थिंक वो इतना कोई प्रॉब्लम है, 2 महीने में मिल जाती है, पहली 2 महीने 3 महीने मिल जाती है। ओके सर, इंडस्ट्रीज की जॉब ज्यादा आ रही है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ कि कम्युनिटी कर लूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं कम्युनिटी की तरफ ही स्टिक रहूँ, इसमें अप्लाई करती हूँ। नहीं देखिए, इंडस्ट्री की जॉब जो है ना ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान में है ही बहुत ज्यादा, ठीक है, पाकिस्तान में है ही इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, और लाहौर में तो खासकर वो सुंदर इंडस्ट्री स्टेट है, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा आपके मुल्तान रोड पे काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो उसमें यह है कि आपको जॉब भी बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप कम्युनिटी सेटअप पे स्टिक करना चाह रही हैं तो उसका तरीकेकार ये है कि जितने भी ये कम्युनिटी फार्मेसी के सेटअप्स है ना, इनके आप हेड ऑफिस को सर्च आउट करें, देखें कहाँ कहाँ पे हेड ऑफिस हैं इनके, वहां पर जाकर इन पर्सन जो है वो अपनी सीवी वहां पे सबमिट करवाएं। प्लस इन फार्मेसी की आप वेबसाइट सर्च करें, उस पे ऑनलाइन जो है वो इनके जो जॉब पोर्टल्स हैं या एचआर की ईमेल्स हैं उन पे ईमेल्स करें। तो और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप ग्रेजुएट कौन सी यूनिवर्सिटी की हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके तो बड़े बड़े नाम बैठे हैं, फुरकान आशमी साहब हैं, हामिद सईद साहब हैं, जी सर। और भी 2-4 लोग हैं। तो आप इन टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं, बल्कि नदीम इरफान बुखारी साहब भी तो प्रिंसिपल है ना वहाँ पे। जी हाँ, तो टीचर से आप हेल्प आउट ले सकते हैं, टीचर से आप पूछें कि जी आपके कोई मतलब हो, क्योंकि देखें पंजाब यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट देयर इन पंजाब, ठीक है, लाहौर में सबसे पुरानी वो यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी कम्युनिटी सेटअप्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे यही लोग ज्यादा बैठे हैं, ठीक है। कराची में भी ऐसा ही है कि कराची यूनिवर्सिटी के लोग ज्यादा बैठे हैं, तो इसी तरह वहाँ पे ये लोग बैठे हैं, आप उनसे रेफरेंस बेस्ड आप पूछ सकते हैं कि जी आपको बता दें आपकी नजर में कोई हो, तो वो एक चीज आपको स्टार्ट लेने में एटलीस्ट आपको हेल्प करेगी। तो वंस यू हैव स्टार्टेड, आप एक जगह पे चली गई, आपने काम शुरू कर दिया, तो फिर आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आगे जो है ना आहिस्ता 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 आप देखते जाएंगे, तो आई थिंक वो बड़ा इजी हो जाता है फिर काम। लेकिन ये तो स्टार्टिंग थोड़ी, ये बात बिल्कुल है, बट देयर आर अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको जरा थोड़ा सा उसमें सब्र की जरूरत है और प्लस थोड़ा सा ना इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप टीचर से बात करें, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद इन पर्सन जाके उन सब हेड ऑफिस में जाकर अपनी सीवी देकर आए, और नंबर 3 उनके ईमेल्स भी आप करें, तो ये चीज है। और नंबर 4, आप पहले खुद इस चीज को देखें कि आप किस तरफ स्टिक करना चाह रही हैं, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी देखें, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो फिर तो ठीक है आप करें, अदरवाइज क्या आप 2 साल करेंगी, 3 साल करेंगी, फिर वो आप मतलब उसमें जो है ना वो थक जाएंगी, वो कोई फिर आगे प्रमोशन वाली पॉलिसी या वो चीजें इतना नहीं है। इंडस्ट्री में ये होता है कि हिरार्की सिस्टम होता है, प्रमोशन पॉलिसी होती है, लाइक आप प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट बनती हैं, सीनियर प्रोडक्शन फार्मासिस्ट होती हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन जाती हैं, और आहिस्ता 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 एक हिरार्की सिस्टम है। इसी तरह मार्केटिंग में, सेल्स में अगर आप जाएंगे तो टेरिटरी मैनेजर, सीनियर टेरिटरी मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इस तरह करके करते करते वो एक हिरार्की सिस्टम फॉलो होता है। तो उसमें फिर ये इंडस्ट्री में इंसेंटिव भी होते हैं, सारा कुछ है। लेकिन पर्सनली मेरा अगर आप पर्सपेक्टिव लेंगे, मैं इंडस्ट्री की जॉब इतनी प्रेफर नहीं करता एज फार एज फीमेल आर कंसर्न, क्योंकि वही बात होती है ना, इंडस्ट्री के अंदर तो ठीक है और मार्केटिंग सेल्स मुश्किल हो जाता है जरा, और कम्युनिटी है कि अब चूंकि ट्रेंड एक बन रहा है, तो ये कि आप 2-4 साल काम करें, साथ में कोई हायर स्टडी कर लें, एमफिल कर लें, एंड देन गो फॉर एकेडमिक्स और कोई भी गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू सर।
जी फरवा, कोई और प्रश्न है पूछ? If anyone has any questions, they can ask, or we'll move towards the end of the session then. I guess that there are no questions. All right, thank you. Okay, moving on towards the end of the session, I would like to thank Doctor for taking out time for career counseling session and providing us very effective and fruitful information. Thank you so much, sir. Thank you.